तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिएक्ट के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हमने फॉर्म का कॉन्सेप्ट कवर किया है उसमें हमने रिएक्ट फॉर्म की एक टाइप कवर की है जिसका नाम है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। दूसरी टाइप जो कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है उसको अभी तक हमने कवर नहीं किया। लेकिन भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो फॉर्म हैंडलिंग की थी वो एक इनपुट फील्ड के साथ की थी, मतलब सिंगल इनपुट फील्ड के साथ हमने काम किया था, सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के साथ काम किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स इन रिएक्ट फॉर्म। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं आपके फॉर्म के अंदर तो उसके साथ किस तरह से काम करते हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि भाई देखो जब भी हम मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल करने की बात करते हैं ना तो उसकी जो अप्रोच है, उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रिएक्ट के अंदर। मतलब एक लेंदी तरीका है, मतलब एक लंबा तरीका है, और एक आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है। तो वो जो शॉर्ट तरीका है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 45 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, यहां पे देखो ये जो हम हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स इन रिएक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले मैं आपको इसका एक सिनेरियो समझाता हूं डायग्राम से। तो जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा नेम के लिए, ठीक है। और नेम को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे और जो भी डेटा हम अपडेट करेंगे वो सारा काम हम एक स्टेट के अंदर मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे। और इवेंट हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, ऑन चेंज इवेंट। इसका मतलब जैसे ही मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करूंगा या कुछ भी अपडेट करूंगा तो कौन सा इवेंट चलेगा, इवेंट चलेगा ऑन चेंज, और उसके साथ हम एक इवेंट हैंडलर को अटैच करेंगे, ठीक है। और ये ऑन चेंज इवेंट हैंडलर क्या करेगा, ये हमारी स्टेट को अपडेट करेगा। मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा हमारे पास आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, स्टेट से आ रहा होगा। और जब हम इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे, अपडेट करेंगे तो वो वापस कहाँ पे स्टोर होगा, हमारी स्टेट में स्टोर होगा। और ये जो स्टेट अपडेशन वाला काम होगा ये ऑन चेंज इवेंट के थ्रू होगा। और फिर देखो फिर मैं एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, एक दूसरा इनपुट फील्ड बनाऊंगा। और वो इनपुट फील्ड कौन सी होगी, यहाँ पे देखो एंटर ईमेल। मतलब ईमेल के लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा। और देखो इसके साथ भी ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर एक अटैच करूंगा। मतलब एक सेपरेटली एक अलग से ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर बनाऊंगा। और ये क्या करेगा, ये हमारे ईमेल की स्टेट को क्या करेगा, अपडेट करेगा। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि जो HTML फॉर्म की जो अपनी एक इंटरनल स्टेट होती है ना, हम रिएक्ट के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। हम रिएक्ट के अंदर अपनी एक स्टेट बनाते हैं और उसी को अपडेट करते हैं। तो भाई देखो ये हमारा मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल करने के लिए ये हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी। कौन सी अप्रोच होगी, फर्स्ट। लेकिन भाई देखो इस अप्रोच में ना एक मसला है। एक मसला क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फॉर्म के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं। मतलब सपोज करो कि मेरे पास एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर 10 से 12 इनपुट फील्ड्स हैं, मतलब 10 से 12 फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इसका मतलब हर एक इनपुट के लिए मुझे एक अलग ऑन चेंज इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज करो कि एक पूरा कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और उसके अंदर 10 से 12 इनपुट फील्ड्स हैं तो इसका मतलब मुझे 10 से 12 ऑन चेंज इवेंट हैंडलर बनाने पड़ेंगे। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है ना तो तब मैं यहाँ पे ये वाली अप्रोच यूज नहीं करूंगा, क्योंकि तब मेरा काम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब मुझे बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी इस टास्क को अचीव करने के लिए। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब एक शॉर्ट वे भी है। उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, उसी तरह से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा और उसके बाद क्या होगा, एक ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा। लेकिन इन दोनों को हैंडल करने के लिए मैं एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर बनाऊंगा। मतलब इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, इन इनपुट फील्ड्स के अंदर जो भी चेंजिंग होगी, जो भी अपडेशन होगी, उनको हमारा एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर हैंडल करेगा और वही हमारी स्टेट को भी अपडेट करेगा। मतलब नेम की जो स्टेट है, ईमेल की जो स्टेट है, उसको अपडेट करने का काम सिर्फ एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर करेगा। मतलब आप जितने भी इनपुट फील्ड्स बना लो, मतलब आप 10 बना लो, आप 12 बना लो, जितनी भी इनपुट फील्ड्स बना लो, उनको हैंडल करने का काम सिर्फ एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर करेगा। तो ये वाली अप्रोच ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा शॉर्ट है और इसके अंदर कोड भी आपको कम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस लेक्चर के अंदर हम जो ये वाली अप्रोच यूज करेंगे, ये वाला काम करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे
और भाई देखो, सिर्फ स्टेट अपडेट करने की बात नहीं है, मतलब ये जो ऑन चेन इवेंट हैंडलर होता है जो कि नेम और ईमेल को हैंडल करेगा, उसके अंदर सिर्फ स्टेट अपडेट का तो काम नहीं है ना, और भी बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था, वैलिडेशन का काम हो सकता है या कोई और प्रोसेसिंग हो सकती है, वो काम आप इस इवेंट हैंडलर के अंदर कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता जाऊं, इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्ट फॉर्म की जो टाइप यूज करेंगे ना, वो होगी ये कंट्रोल कंपोनेंट, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कंट्रोल कंपोनेंट ही कवर किए, हमने अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को कवर नहीं किया। और मैंने आपको बताया था रिएक्ट भी सबसे ज्यादा इसी कंट्रोल कंपोनेंट को प्रायोरिटी देता है, रिकमेंड करता है कि आपने इसी को यूज करना है अपने रिएक्ट फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, मतलब एक तो हम कंट्रोल कंपोनेंट यूज करेंगे, और ये सारा काम हम आज के इस लेक्चर में करेंगे क्लास कंपोनेंट के अंदर। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं ना, आपको पता है, क्लास कंपोनेंट होता है और एक फंक्शन कंपोनेंट होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में ये जो मैं सारा काम करवाऊंगा ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही काम मैं करवाऊंगा फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो भाई आपको पता है, क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट का जो हम काम करते हैं वो एक अलग तरीके से होता है, और फंक्शन कंपोनेंट में जो हम स्टेट का काम करते हैं वो एक सेपरेट तरीके से होता है। तो दोनों को हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी होगी सेकेंड अप्रोच। ठीक है, आपने याद रखना है, और यही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी ये फर्स्ट अप्रोच के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और जब फर्स्ट अप्रोच हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे अपनी सेकंड अप्रोच के ऊपर। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैंने इस प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट करके पहले से रन किया हुआ है। तो देखो हमारा वही प्रोजेक्ट है जिसमें अभी तक हम काम कर रहे हैं, इसका नाम है न्यू ऐप। तो देखो ये काम करने के लिए मैं सबसे पहले एक फ्रेश कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, SRC में आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे चलते हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मल्टीपल इनपुट्स .js। ठीक है, ये मेरे कंपोनेंट फाइल का नाम हो गया। एंटर करते हैं, और मैंने क्या बताया, मैं अभी यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ करूँगा, क्लास कंपोनेंट। तो उसके लिए शॉर्टकट होता है आपके पास RCC, यहाँ पे लिख के एंटर करो। तो देखो ये आपके पास कंपोनेंट आ गया मल्टीपल इनपुट्स। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर वो फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। और देखो अभी ये मुझे एक्शन का एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल बना देता हूँ, और इस लेबल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये एंटर नेम होगा इसके अंदर। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसका एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट लिख के एंटर करते हैं। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और भाई देखो इसके अंदर ना मैं प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। ठीक है, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे मैं BR का टैग लगाता हूँ। ठीक है, और इन्हीं दोनों को, लेबल को और इनपुट टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये होगा हमारी ईमेल के लिए। तो देखो इसके लेबल में मैं कहता हूँ एंटर ईमेल, और फिर नीचे आ जाओ, इसके प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंटर योर ईमेल। सही है, और फिर यहाँ पे एक बटन मैं बना लूँगा। ठीक है, BR लिखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, 2 BR यहाँ पे बना लिए, और अब इसके बाद मैं एक बटन बनाऊंगा यहाँ पे, तो इनपुट कोलन सबमिट, ये शॉर्टकट है सबमिट बटन बनाने का। एंटर करते हैं, तो ये देखो ये आ गया, और यहाँ पे मैं सबमिट इसको वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो ये मेरा क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया। अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, तो भाई देखो ये जो हमारी मल्टीपल इनपुट वाली फाइल है, इसको मैं अपने app.js में यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इस फाइल का नाम है आपके पास ये मल्टीपल इनपुट्स, इसको सिलेक्ट करो, एंटर करो। तो देखो जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इसका इंपोर्ट ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। और देखो अभी मैंने ये कंपोनेंट कहाँ ऐड किया, ऐप में, और ऐप वाली जो फाइल है ये कहाँ पे ऐड हुई हुई है, यहाँ पे index.js में। ठीक है, क्योंकि index.js आपको पता है हमारी रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, सेव करते हैं, और अब यहाँ पे आके इसका रिजल्ट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर अभी मैं CSS कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा, हम सिर्फ फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखो नेम है, और यहाँ पे ये ईमेल है। तो भाई आपको पता है जब भी हम रिएक्ट के अंदर फॉर्म बनाते हैं और कंट्रोल कंपोनेंट की टेक्निक को यूज करते हैं, तो हमें इसकी स्टेट खुद से मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ, और क्लास कंपोनेंट है तो स्टेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट है कंस्ट्रक्टर का rconst, मतलब रिएक्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आके एंटर करो, तो देखो ये आ गया आपके पास, और देखो इसके अंदर स्टेट प्रॉपर्टी भी आ गई। तो इसके अंदर अब मैं दो यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, प्रॉपर्टीज बना लेता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी आपके पास नेम के लिए। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास होगी ईमेल के लिए। सही है, और देखो अभी ये दोनों एम्प्टी हैं। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा वो खाली होगा। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर, और कहाँ पे एक्सेस करूँगा, इसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, तो नेम उसका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, अपना ये जो दूसरा है हमारा ईमेल वाला इसके अंदर, और यहाँ पे जो ईमेल की प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मतलब देखो वैल्यू के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, इस स्टेट प्रॉपर्टी से आ रहा है नेम, और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, इस स्टेट प्रॉपर्टी से आ रहा है ईमेल। लेकिन अभी देखो ये दोनों खाली हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों खाली है ना, इसलिए जब मैं यहाँ पे आके अपना फॉर्म आपको दिखाता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस भी मुझे खाली मिलेंगे। ठीक है, देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आओ तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स भी आपको बिल्कुल एम्प्टी मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अपना नाम डालता हूँ, नेम के अंदर आदिल डालता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे फेक ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब रिजल्ट देखना कि जो नेम और ईमेल है ये इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हमें नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेट करवाया हुआ है अपने वैल्यू के एट्रीब्यूट में। तो सेव करते हैं, यहाँ पे आओ, ये देखो नजर आ रहा है आपको। लेकिन भाई देखो अभी एक मसला क्या है, अभी देखो हमें वैल्यू यहाँ पे नजर तो आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँ ना, ये देखो मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे चेंजिंग हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देखो अभी तो मैंने सिंपल एक स्टेट बनाई और उसको यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच कर दिया, लेकिन अभी मैंने अपनी स्टेट को अपडेट वाला काम नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ऑन चेंज के ऊपर, ये देखो ये जो हमारे पास नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर मैं ऑन चेंज अप्लाई करता हूँ, ऑन चेंज अप्लाई करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई इस ऑन चेंज के ऊपर एक हमारे पास इवेंट चलेगा, उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल हैंडल नेम। हैंडल नेम आ गया, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ अपने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, जो कि ईमेल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ हैंडल ईमेल। सही है, तो अब ये दो इवेंट्स मुझे बनाने हैं। ठीक है, ये अभी मैंने बनाए नहीं है, दो इवेंट हैंडलर मुझे बनाने हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने रेंडर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाला इवेंट बनाता हूँ हैंडल नेम। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, पैरामीटर के अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और ये एरो आ गया और एरो फंक्शन होगा ये। ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये आ गई बॉडी। देखो ई क्या है, ई इवेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जब भी ऑन चेंज इवेंट चलेगा उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस ई पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएंगी। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट सेट स्टेट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये सेट स्टेट आ गया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा, और इसके अंदर अभी देखो ये जो हैंडल नेम वाला इवेंट है ये किसको अपडेट करेगा, हमारी ये जो नेम वाली स्टेट है ना इसको अपडेट करेगा। तो उसके लिए मैं देखो नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना नेम वाला, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास इस नेम के अंदर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और जब अपडेट हो जाएगी तो वो मुझे मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, नीचे आके इसको हम पेस्ट करते हैं, और मैं दूसरा बनाता हूँ यहाँ पे हैंडल ईमेल। ठीक है, ये हैंडल ईमेल आ गया। देखो सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं इसकी जो स्टेट प्रॉपर्टी है जिसका नाम था ईमेल वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो मतलब देखो अब अगर मैं नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को अपडेट करूंगा तो उसके अंदर ये वाला इवेंट फायर होगा ऑन चेंज के ऊपर, और वो क्या करेगा, हमारी स्टेट को अपडेट कर देगा इस नेम के अंदर। और फिर अगर मैं ईमेल को अपडेट करूंगा तो ये वाला हमारे पास इवेंट हैंडलर चलेगा, और ईमेल के अंदर वो जो अपडेटेड डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें रिजल्ट भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, ब्राउजर पे आते हैं। ये देखो अभी आपको क्या नजर आ रहा है, आदिल। लेकिन देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आगे कुछ और लिखता हूँ, ये देखो अपडेट हो रहा है और नजर भी आ रहा है, और ईमेल के आगे अगर कुछ और लिखता हूं तो ये देखो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अभी आपने एक चीज नोटिस की, अभी जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ वो कौन सी है, ये वाली। इस अप्रोच के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए मैंने ऑन चेंज एक सेपरेट बनाया है, और ईमेल के लिए मैंने एक अलग से ऑन चेंज का इवेंट बनाया है। तो भाई देखो वही बात कि अगर मेरे पास 10 से 12 इनपुट एलिमेंट्स हो तो क्या मैं 10 से 12 ऑन चेंज इवेंट्स बनाऊंगा? नहीं। तब उस केस में मैं यहाँ पे ये वाली अप्रोच यूज करूंगा। कौन सी? ये वाली जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं उसके लिए मैं एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि इस केस में आ सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, अब ये मेरे पास दो है ना, दो इवेंट हैंडलर्स हैं। अब मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, और इनमें से मैंने एक कॉपी कर लिया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और देखो अब इस इवेंट हैंडलर का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ हैंडल चेंज। क्या नाम रखा मैंने? हैंडल चेंज। और ये जो इवेंट हैंडलर है ना, ये मैं इन दोनों के जो ऑन चेंज इवेंट्स है उसके ऊपर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो नेम वाला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर अब मैं यही कॉल कर लेता हूँ, दिस डॉट हैंडल चेंज। और फिर देखो ये जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, दिस डॉट हैंडल चेंज। ठीक है, लेकिन अब देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। भाई देखो अब हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, एक नेम के लिए और एक ईमेल के लिए, लेकिन इन दोनों के लिए ऑन चेंज इवेंट सिर्फ एक है।
तो भाई देखो, अब ऑन चेंज इवेंट को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे नेम के लिए फायर होना है या ईमेल के लिए फायर होना है? क्योंकि देखो दोनों के लिए हमारे पास एक ही ऑन चेंज इवेंट हैंडलर है ना, तो इसको पता कैसे चलेगा कि भाई नेम के अंदर डेटा डाला गया है या ईमेल के अंदर डेटा डाला गया है? तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है नेम। HTML के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट पढ़ा होगा जिसका नाम है नेम। मतलब HTML फॉर्म के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कॉमन एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम, और इसके अंदर हम एक यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब नेम के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी, ईमेल के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी। तो इसी नेम की मदद से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई ये जो ऑन चेंज इवेंट है ये नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए चलेगा या ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए चलेगा। तो अब ये जो नेम वाला मेरे पास एट्रीब्यूट है ना, ये मैं अपने दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर राइट कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो हमारे पास नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर मैं ये नेम एट्रीब्यूट ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं नेम स्पेसिफाई कर देता हूं। नेम क्या नेम स्पेसिफाई कर दिया? नेम, क्योंकि ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है। और फिर सेम यही वाला नेम वाला एट्रीब्यूट मैं ईमेल में लेके जाता हूं और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूं ईमेल। क्या स्पेसिफाई कर दिया मैंने? ईमेल। और अब देखो, अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, इन दोनों इनपुट फील्ड्स के लिए मैंने यहाँ पे एक ही इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर काम कैसे करूंगा? भाई यहाँ पे देखो, इस पोर्शन को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये जो दिस डॉट सेट स्टेट था, कमेंट करने की एक वजह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो ई ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ई पैरामीटर है मेरे पास, मैं इसमें कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट करके दो, हमारे टारगेट का मतलब हमारे टेक्स्ट बॉक्स का, और यहाँ पे आप मुझे उस टारगेट का नेम प्रिंट करके दो। नेम मतलब देखो, ये जो मैंने अभी यहाँ पे नीचे स्पेसिफाई किया है ना, ये मुझे गेट करके दो। सही है, मतलब दो चीजें मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, एक तो नेम और दूसरा जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग करवा के रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी मैं स्टेट को अपडेट नहीं कर रहा, ये वाला कोड मैंने कमेंट कर दिया, अभी मैं सिर्फ आपको ये वाला रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलते हैं और देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंसोल पे। ठीक है, देखो कंसोल मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट करता हूँ, भाई यहाँ पे देखो, आदिल के बाद मैं अपने कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करता हूं। अब ये देखो, जैसे मैंने एस का बटन प्रेस किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रही है? आदिल एस, मतलब ये वैल्यू है हमारे टेक्स्ट बॉक्स की। और हमारे टेक्स्ट बॉक्स का वो जो नेम एट्रीब्यूट था उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया था? नेम। मतलब ये नेम क्या है? यहाँ पे देखो, ये जो नेम मैंने यहाँ डबल कोट्स में असाइन किया था ना, यही आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब अपने ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजिंग करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं .com के बाद यहाँ पे F लगाता हूँ, F। अब देखो, जैसे मैं F टाइप करूंगा, ये देखो ऑन चेंज इवेंट चला और यहाँ पे देखो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। और भाई देखो, ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने नेम क्या सेट किया था? ईमेल। तो तभी यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है? ईमेल। मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स था इसके अंदर मैंने क्या सेट किया था? डबल कोट्स में ईमेल। तो यही नेम हमें यहाँ पे ये गेट करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं इन्हीं दोनों को यूज करूंगा यहाँ पे देखो। ठीक है, देखना यहाँ पे मैं कहता हूं दोबारा उसी तरह से दिस डॉट सेट स्टेट, इसके पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूं, एंटर करते हैं। और यहाँ पे देखो, अब देखो ऑब्जेक्ट की जब भी हम प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ना, तो यहाँ पे हम वो काम करते हैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब देखो मैं उसकी नेम के ऊपर वैल्यू क्या सेट कर रहा हूं? जो भी हमें इस टारगेट से रिसीव होगी। समझ आ रहा है आपको? मतलब अगर मैंने ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी राइट किया है, तो ये वाला जो हमारे पास इवेंट हैंडलर है ये किसके लिए चलेगा? ईमेल के लिए। तो ईमेल का नेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईमेल। और ईमेल के अंदर जो भी मैंने वैल्यू डाली होगी वो इस नेम के ऊपर क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ईमेल है ना, और ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। मतलब जो भी वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की वो हमारी इस ईमेल पे अपडेट हो जाएगी। ईमेल मतलब यहाँ अपडेट हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर नेम है तो नेम की वैल्यू यहां से आएगी और वो इस नेम के प्रॉपर्टी के अंदर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको मैं रिजल्ट आपको करके दिखाता हूं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं और ये जो हमारा कंसोल है इसको क्लियर कर दिया मैंने। तो अब रिजल्ट देखो, आदिल के बाद अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एच लगाता हूँ। एच लगाता हूँ तो देखो आदिल एच है और यहाँ पे क्या आ रहा है? नेम। और देखो वैल्यू भी इसके अंदर अपडेट हो रही है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और यहाँ आ जाओ, अगर ईमेल के बाद मैं यहाँ पे वाई लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये इवेंट चला और देखो जो भी मैंने अपडेट किया है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। क्योंकि भाई देखो, अपडेटेड रिजल्ट आपको टेक्स्ट बॉक्स में तभी नजर आएगा
जब आप ये दिस डॉट सेट स्टेट वाला काम करोगे। और भाई देखो, अगर आपको इसको समझने में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप क्या करो, आप अलग अलग वेरिएबल्स भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू, और इसके अंदर मैं ये वाला पोर्शन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं डेटा कहाँ से लूँगा, टारगेट के नेम प्रॉपर्टी से। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं ये नेम वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ, कौन सा, ये वाला। और ये जो वैल्यू है, इसको मैं इसकी जगह पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह पे ये जो वैल्यू वाला वेरिएबल मैंने बनाया है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। मतलब ई डॉट टारगेट से इस वेरिएबल में जा रहा है, फिर ई डॉट टारगेट डॉट नेम से इस वेरिएबल में जा रहा है, और फिर मैं सेट स्टेट वाला काम करवा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखो काम सेम होगा। सेव करता हूँ, रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, कुछ भी टाइप करूंगा, ये देखो टाइप भी हो रहा है, नेम में भी हो रहा है, ईमेल में भी हो रहा है, और देखो ये इवेंट चल रहा है। और मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक एक लेटर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करते हो, तो हर एक लेटर के लिए ऑन चेंज वाला इवेंट फायर होता है। तो इसलिए आपको इस तरह का रिजल्ट नजर आ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो, तो अब एक चीज नोटिस करो, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स क्या है, मल्टीपल है, इनपुट्स क्या है, मल्टीपल है, लेकिन उनको मैं हैंडल कर रहा हूं सिर्फ एक इवेंट हैंडलर की मदद से। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है काम करने का। और भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया ना, मतलब देखो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मुझे डेटा मिल गया, तो मैं इसके ऊपर अब कोई और काम भी कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन वगैरह भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास ये ईमेल होती है ना, ये देखो, ये जो ईमेल होती है, आपको पता है कि भाई ईमेल के अंदर आप कैपिटल लेटर टाइप नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो ईमेल होती है ना, उसके सारे कैरेक्टर्स स्मॉल केस में होते हैं। मतलब आदिल को मैं कैपिटल में नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई ईमेल आपके पास अपर केस में होती ही नहीं है। याद रख लो ये बात। ईमेल जब भी आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल आप किसी दोस्त को ईमेल सेंड कर रहे हो, तो अगर आपने गलती से कोई अपर केस में लेटर डाल दिया, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसको ईमेल रिसीव ही नहीं होती। वो इसीलिए क्योंकि आपने जो रेसिपिएंट की ईमेल है वो गलत डाल दी, उसमें आपने लोअर केस करना था, आपने अपर केस कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो इसकी वैलिडेशन मैं कैसे लगाऊंगा, मैं कह रहा हूं देखो, ये जो भी वैल्यू है, अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, कंडीशन किस तरह से लगाऊंगा, यहाँ पे देखो, ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर रहा हूँ, कमेंट आउट भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं ऊपर इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो लाइंस है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ न्यू वैल्यू। क्या नाम रखा मैंने, न्यू वैल्यू। और अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन यहाँ पे बनाऊंगा। वो कंडीशन क्या है, गौर से देखना। देखो मैं कह रहा हूँ, ये जो नेम वाला वेरिएबल है, अगर ये बराबर है, मतलब देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है। ठीक है, मतलब राइट और लेफ्ट साइड में आप जो भी दोगे, उसकी डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं कहता हूं अगर नेम के अंदर ईमेल है, क्या कह रहा हूं, नेम के अंदर ईमेल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कंडीशन बना रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके। और टर्नरी ऑपरेटर हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट वाले लेक्चर के अंदर कवर करके आए हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर नेम बराबर है ईमेल के, तो आप क्या करो, ये जो हमारी वैल्यू है ना, इसको आप इसके ऊपर एक स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करो। और वो कौन सा फंक्शन होगा, टू लोअर केस। सही है, क्योंकि ईमेल हमारी क्या होती है, लोअर केस में होती है। मतलब अगर मेरा यूजर गलती से कैपिटल लेटर में भी ईमेल टाइप कर रहा है ना, तो टाइप करते ही मैं उसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई अगर नेम ईमेल के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है नेम बराबर होगा नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के। तो उस केस में हमारे पास ये कॉलन वाला पार्ट चलेगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा, सिंपल। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जब हमारा ये जो नेम है ना, टारगेट जो नेम है, मतलब हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम अगर बराबर है ईमेल के, तब ये वाला काम होगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब हम कोई नाम एंटर कर रहे हैं, और नाम आपके पास अपर केस में हो सकता है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सिर्फ ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और देखो, ये जो वैल्यू है, या तो वो लोअर केस होगी या वो सिंपल वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी। ये ट्रांसफर कहाँ होगी, न्यू वैल्यू के वेरिएबल में। तो अब ये जो न्यू वैल्यू का वेरिएबल है ना, इसको मैं पास करूंगा अपने यहाँ पे नेम के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ भाई, देखो मैं अपना कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो, मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में टाइप करूँ, तो देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा। देख रहे हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा। इसको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। लेकिन अब देखो,
अब अगर मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, देखो .com के बाद मैं यहाँ पे कुछ इसी तरह से टाइप कर देता हूँ, ये देखो, देख रहे हो जो जो टाइप हो रहा है वो यहाँ पे स्मॉल केस में टाइप हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लोअर केस का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब देखो कंट्रोल कंपोनेंट की टेक्निक यूज कर रहे हैं ना, तो जब हमारे पास डेटा आ गया हम उसके ऊपर अपने हिसाब से कोई भी वैलिडेशन या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप इसकी चेनिंग करना चाह रहे हो, मतलब इसके ऊपर आप वैल्यू के ऊपर मल्टीपल फंक्शन लगाना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग, और इसके ऊपर मैं लिमिट लगा देता हूँ कि भाई जो हमारी ईमेल है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल और शॉर्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ये वाली वैलिडेशन ईमेल के ऊपर लगती तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेनिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, और अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर डालता हूँ, और यहाँ पे अब मैं और कैरेक्टर्स डालता हूँ। ये देखो जैसे ही मैंने टाइप करना शुरू किया, देखो उसने OM हटा दिया। OM क्यों हटा दिया? क्योंकि भाई ये हमारे पास टोटल 15 कैरेक्टर्स हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको 20 कर लेता हूँ जो मैंने पहले किया था। ठीक है, लिमिट इसकी 20 कर दी मैंने, और अब यहाँ पे आके मैं दोबारा इसको क्लियर करता हूँ, और देखो अब अगर मैं .com के बाद कुछ और टाइप करूँ, ये देखो अब इसने सिर्फ SDF को एक्सेप्ट किया, उसके बाद हमसे कोई भी इनपुट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स का। भाई देखो अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाह रहे हो ना, इस कोडिंग को, आप वो भी कर सकते हो। आप किस तरह से शॉर्ट कर सकते हो, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और इसी कोड को मैं दोबारा ऊपर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और भाई देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो ये जो मैंने वैल्यू और नेम वाले वेरिएबल बनाए थे ना, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब देखो ये जो नेम वाला वेरिएबल था ना, यहाँ पे मैं इसकी जगह ये पास कर देता हूँ। ये देखो e.target.name, मतलब पूरा मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे मैं ये पूरा पास कर देता हूँ, e.target.value। ठीक है, सही, और इसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जहाँ पे कॉलन के बाद मैंने वैल्यू लगाया है इसकी जगह भी मैं क्या पास कर देता हूँ, e.target.value। मतलब जहाँ जहाँ पे मैं ये नेम और वैल्यू के वेरिएबल्स यूज़ कर रहा था वो मैंने हटा दिए। और यहाँ पे देखो हमारी स्टेट के अंदर ये भी नेम है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास e.target.name है इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ। सही है, और अब इन दो वेरिएबल्स को हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब इन दो वेरिएबल्स को हटाने के बाद हमारा कोड और शॉर्ट हो जाएगा। और भाई देखो ये जो दो लाइंस हैं ये भी तो मैंने आपको जस्ट कंसोल में रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए बताया था ना, आप इसको भी हटा दो, आपका कोड देखो और ज़्यादा शॉर्ट हो गया। मतलब देखो काम वही हो रहा है, लेकिन वो जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे उसके थ्रू अब ये काम नहीं हो रहा। ठीक है, देखो सेव करते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले नेम एंटर करते हैं, देखो नेम भी बिल्कुल सही तरह से टाइप हो रहा है। और अगर यहाँ पे मैं ईमेल टाइप करता हूँ तो देखो ईमेल के ऊपर जो जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रही हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको ये सेकंड अप्रोच प्रैक्टिकल के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स की बात की, लेकिन क्लास कंपोनेंट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स वाले लेक्चर को फंक्शन कंपोनेंट के अंदर कवर करके बताऊंगा। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।